इंसान जब किसी से प्यार करता है तो अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ बिताने का सपना देखता है। वो आँख बंद करके उस इंसान पे भरोसा करता है और उसे ये लगता है कि वही एक इंसान है जो हमेशा उसे खुश रखेगा और ज़िंदगी में हमेशा हर कदम पर उसका साथ देगा। लेकिन अगर आप कभी ये जान ही नहीं पाए कि जिस पर आपने आँख बंद करके भरोसा करा था वो आपकी मौत का कारण है। जी हाँ, आज की एक ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जहाँ पर दो चाहने वाले जो हमेशा ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, उनमें से एक इंसान मौत के घाट उतर जाता है और उसे मौत के घाट उतारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका प्रेमी है। तो क्या है ये कहानी? चलिए आइए मैं आपको सुनाती हूँ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत जून 2009 में हुई। एक दिन कर्नाटका के हसन बस स्टॉप के महिला शौचालय के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। इस भीड़ का कारण ये था कि कई घंटों से शौचालय का दरवाज़ा अंदर से बंद था और बार बार खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिर दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर एक दुल्हन जैसी चमचमाती साड़ी पहनी औरत की लाश पाई गई। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। 2009 का ये किस्सा अलग नहीं था क्योंकि 2003 से लेकर 2009 के बीच कर्नाटका और केरल के मशहूर बस स्टॉप के शौचालयों में ऐसी कई अनजान औरतों की लाशें पहले भी पाई गई थीं, परंतु अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि उन्होंने खुदकुशी की है या उनकी हत्या हुई है। ये कहानी है उस इंसान की जिसकी वजह से उन औरतों की ऐसी हालत हुई। उस इंसान का नाम मोहन कुमार था। उसे साइनाइड मोहन के नाम से भी जाना जाता है। साल 2009 में केरल के बंटवाल तालुका में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। जून महीने में अनीता नाम की एक लड़की वहां के भारीमार गांव से गुमशुदा हो गई थी। ये बात लोगों को पता चलने पर एक ऐसी अफवाह फैली जिसने पुलिस को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। अफवाह ये थी कि अनीता को एक मुस्लिम लड़का लव जिहाद के लिए भगा कर ले गया है। इस कारण अनीता के गांव के 100 से ज़्यादा लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पुलिस को ये धमकी दी कि अगर अनीता को ढूंढना शुरू नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने आसपास के शहरों में जाकर जब जांच की तब ये पता चला कि कर्नाटका के हसन बस स्टॉप के पास एक शौचालय में एक औरत की लाश पाई गई थी। लाश की पहचान अनीता के रूप में हो गई और अब पुलिस इस हादसे की गहराई से जांच करने लग गई। अनीता की कॉल रिकॉर्ड्स निकालने पर अनीता के गायब होने से पहले उसने एक नंबर पर सबसे ज़्यादा बात की थी। जब उस नंबर को जांचा गया तो पता चला कि वो नंबर मदिकारी गांव में रहने वाली एक लड़की कावेरी का है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कावेरी भी मार्च महीने से गुमशुदा थी। उसके बाद कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो उसमें पता चला कि कावेरी के नंबर से सबसे ज़्यादा कॉल कासरगोड गांव के एक लड़की पुष्पा को किए गए थे। और उसके बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जी हाँ, आप सही सोच रही हैं, पुष्पा भी पिछले 1 साल से गायब थी। इस तरह के एक के बाद ऐसी औरतों की चेन बनती चली गई, लेकिन इन सब की कॉल रिकॉर्ड से पता चल गया कि ये सारे नंबर्स एक वक्त में बैंगलोर के गांव में एक्टिव हुए थे। पुलिस ने उस गांव पर रेड मारी। रेड के दौरान 3 मिनट के लिए उनमें से एक नंबर एक्टिव मिला। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो ये नंबर एक जवान लड़के का था जिसका नाम धनुष था। पुलिस उसके बाद धनुष तक पहुंची और पूछताछ करने पर धनुष ने ये बताया कि ये नंबर उसे उसके चाचा मोहन ने दिया था। पुलिस का शक ये था कि ये कोई रैकेट का लीडर होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अब एक और चौंका देने वाला राज से पर्दा उठने वाला था। पुलिस ने मोहन का नंबर पता लगाया और उसके कॉल रिकॉर्ड्स देखे तो पुलिस को पता चल गया कि वो किसी सुमित्रा नाम की लड़की से लंबी बातें कर रहा था। पुलिस तुरंत सुमित्रा तक पहुंची और उसके साथ मिलके उन्होंने एक जाल बिछाया। सुमित्रा के जरिए मोहन की लोकेशन का पता लगाकर पुलिस ने उसको बैंगलोर के एक घर से गिरफ्तार कर लिया। मोहन की चुप्पी तोड़वाना पुलिस के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, परंतु मोहन के काले चिट्ठों को समझना काफ़ी मुश्किल और हैरान कर देने वाला था। मोहन कुमार का जन्म 1963 में कनियाना में हुआ था। वो 1980 से 2003 तक एक स्कूल टीचर था। उसने 3 बार शादी भी की थी। मोहन की पहली बीवी का नाम मैरी था। मैरी उसकी ही स्टूडेंट थी। उसके तलाक देने के बाद उसने मंजुला और श्रीदेवी नाम की औरतों से शादी की। मोहन
हफ्ते में कुछ दिन मंजुला के साथ रहता और कुछ दिन श्रीदेवी के साथ रहता था। मोहन की एक सहकर्मी 2003 में बैंगलोर के पास नेत्रावती नदी में गिरकर मर गई। गिरने से पहले वो उस नदी के किनारे मोहन के साथ बात करती हुई देखी गई थी। इस केस की जांच के दौरान एक मछुआरे ने ये बताया कि मोहन ने उस औरत को नदी में धक्का देकर गिरा दिया था। दूसरी तरफ मोहन का ये कहना था कि वो औरत उससे शादी करने की जिद कर रही थी। मना करने के बावजूद भी उसने मोहन का पीछा नहीं छोड़ा था। इसी बात को लेकर दोनों में नदी किनारे झगड़ा हो गया और तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। लेकिन मोहन ने उसे बचाने की क्यों कोशिश नहीं की? ऐसे सवाल उठे और मोहन के खिलाफ गवाह होने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस की तहकीकात के दौरान मोहन जब जेल में था तो उसकी मुलाकात एक सुनार से हुई थी। पूछने पर मोहन को ये पता चल गया कि सुनार इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि अपने गहने साफ करने के लिए जो साइनाइड का इस्तेमाल उसने किया था वो सॉल्यूशन उसने लापरवाही से यूं ही फेंक दिया था, जिस कारण 8 गाय और बकरियों की मौत हो गई थी क्योंकि कुछ चरते हुए गलती से वो साइनाइड सॉल्यूशन उनके मुंह में चला गया था। मोहन को हैरानी हुई कि सुनार ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे कुछ ही पलों में किसी की भी जान जा सकती है। इसके बाद ही शुरू हुआ मोहन का वो मौत का खेल। 2009 में जेल में रहते हुए मोहन ने स्वीकार किया कि उसने 30 से ज़्यादा औरतों की हत्या की थी। मोहन ने पुलिस को बताया कि कैसे वो हर बार एक जैसी तरकीब इस्तेमाल करता था। वो ऐसी औरतों को निशाना बनाता था जो 26 से 34 उम्र की होती और छोटे गांव में रहती थीं। ये वैसी औरतें थीं जिनकी शादी दहेज के लिए या पैसे ना होने के कारण नहीं हो पा रही थी। मोहन ऐसी औरतों से पहचान बनाता था और प्रतिक्रिया मिलने पर उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखता था। वो अपने आप को अलग अलग नामों से परिचित करवाता था और अपने आप को एक सरकारी ऑफिसर बताता था। इससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई भी औरत कभी सवाल नहीं उठाती थी। पेशे से एक समय में टीचर होने के कारण मोहन काफ़ी तेज था। वो पूरी प्लानिंग के साथ औरतों का शिकार करता था। मोहन उनकी कास्ट के बारे में पूरी जानकारी रखता था और अपने आप को भी उसी कास्ट का बताता था, जिससे उसे औरतों का भरोसा जीतने में काफ़ी आसानी होती थी। थोड़े दिन तक बातचीत कर उन्हें प्यार में फंसाकर वो एक दिन कॉल करता था और उनसे कहता था, चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। मोहन उन्हें इस तरह अपनी बातों में फंसाता था कि मान जाती थी और मोहन को मना नहीं करती थी, और जो नहीं मानती उन्हें वो ये कहता था कि शादी करने के बाद तुम्हारे परिवार को मनाना भी आसान हो जाएगा। ये सोच के वो औरतें भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती थीं। मोहन उनसे ये कहकर कि शादी करने और घर बसाने के लिए गहने और पैसे की ज़रूरत होगी, उन्हें अपने गहने और कुछ पैसे लाने के लिए बोलता था। मोहन उन्हें शाम को बुलाता था और रात बिताने के लिए उनके घर से दूर किसी होटल में ले जाता था। वो ये कहता कि सुबह का मुहूर्त शुभ होता है, इसलिए हम सुबह शादी करेंगे। रात में ही वो उन औरतों के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाता था। मोहन इतना शातिर था कि वो उन औरतों के पीरियड साइकिल का भी ध्यान रखता था, जिससे उसका प्लान कामयाब रहे। अब अगले दिन ये औरतें शादी के लिए तैयार होती तो मोहन उन्हें बाहर चोरी का डर है कहकर गहने पहनने से मना कर देता था। इस वजह से औरतें अपने पैसों के साथ गहने भी होटल में ही छोड़ देती थीं। मोहन उन्हें पास के बस स्टॉप पर यह कहकर ले जाता था कि वहाँ से वो मंदिर जाने के लिए बस लेंगे। बस के लिए इंतज़ार करते हुए मोहन अपने प्लान के आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव को अंजाम देता था। वो औरतों को साइनाइड की परत चढ़ी हुई एक टैबलेट देता था, जिसे वो गर्भ निरोधक टैबलेट बताता था। वो कहता था कि टैबलेट लेने से उल्टी हो सकती है, इसलिए टॉयलेट में जाकर लेना सही होगा। इससे वो औरतें आसानी से मान जाती और टैबलेट लेने के लिए पास के पब्लिक टॉयलेट में चली जाती थीं। लेकिन उन मासूम औरतों को नहीं पता था कि उनके होने वाले पति ने उन्हें साइनाइड यानी जहर की परत चढ़ी हुई टैबलेट दी थी और इसकी बात मानकर वो अपनी जान गंवाने वाली थी। मोहन कुछ समय वहाँ पर रुककर होटल पर लौट जाता था। वहाँ से गहने और पैसे लेकर वो अपने अगले शिकार की प्लानिंग करने के लिए निकल जाता था। अपने पिछले शिकार के मोबाइल को भी वो साथ लेके जाता था और दूसरी औरतों को फंसाने में उन्हीं मोबाइल्स का इस्तेमाल करता था। जब कभी उन औरतों की लाश मिलती तो उसे खुदकुशी का मामला माना जाता था। आगे की कार्रवाई में कोई भी सबूत न मिलने के कारण पुलिस उस केस को बंद कर देती थी। दूसरी तरफ
औरतों के घर वाले बदनामी के डर से पुलिस में उनकी बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते थे और इसी उम्मीद में जीते थे कि एक ना एक दिन उनकी बेटी फिर से लौट आएगी। मोहन के स्वीकार करने के बाद पिछले कुछ सालों की फाइल्स को खोला गया, जिसमें अलग अलग 20 मामले ऐसे सामने आए जिसमें मोहन के हाथ होने का सबूत मिला। जब सेशन कोर्ट में मोहन का ट्रायल शुरू हुआ तो उसने सबको हैरान कर दिया। कोर्ट में उसने ना सिर्फ अपने गुनाहों को अपनाने से इनकार कर दिया, बल्कि बिना किसी वकील के उसने अपने केस को खुद लड़ा। कोर्ट में मोहन के बयान हर वक्त बदलते रहे और वो ये कहता था कि उसने उन औरतों को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की है क्योंकि उसने उनसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। मोहन बड़ी चालाकी से अपनी चार्जशीट के लूप होल्स कोर्ट के सामने रखकर अपना ट्रायल खींचता रहा, लेकिन 40 से ज़्यादा गवाह, 80 से ज़्यादा सबूत और मोहन से बरामद हुए 30 एसिड के बेसिस पर उसे उसके अपराधों की सज़ा सुनाई गई। मोहन को कुछ केसेस में उम्र कैद के साथ हज़ारों रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई और कुछ में उसे फांसी की सज़ा दी गई। इसके बाद मोहन ने हायर कोर्ट में फांसी की सज़ा के खिलाफ दया याचिका जाहिर की। 2-3 केसेस में तो उसे फांसी से छुटकारा मिल चुका है और बाकी के केसेस अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। मोहन के परिवार के लिए आज भी उसके इन अपराधों को मानना मुश्किल है। मोहन कुमार साइनाइड मोहन क्यों बना, ये भी सबके समझ के बाहर है। आज हिंडालका जेल में बंद मोहन हर दिन कानून की किताबें पढ़ के अपनी सज़ा को कम करने का उपाय ढूंढता रहता है। मोहन 6 सालों तक एक सुनार बन के सिर्फ 250 किलो के हिसाब से बिना लाइसेंस के साइनाइड खरीदता रहा और उसने मासूम औरतों को टारगेट बनाकर 30 से भी ज़्यादा औरतों को मार डाला। साइनाइड मोहन के इस केस ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। वो अलग अलग जिलों में जाकर औरतों को मारता गया और सबूतों की कमी वजह से उन मामलों पर ढंग से कार्रवाई कभी नहीं की गई। अगर पुलिस पहले ही आपस में मिलजुल कर काम करती तो शायद मोहन काफ़ी पहले पकड़ा जाता और कई सारे जाने बच जाते। वहीं अगर साइनाइड को हासिल करना इतना आसान नहीं होता तो क्या ये घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जा सकता था? हमें कमेंट्स में अपने विचार शेयर कीजिए और बताइए कि आपको कैसी लगी आज की कहानी।